हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अमित सिंह और आज हम विज़न ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ जानेंगे। विज़न ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, विज़न ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर कैसे है, कैसे हमारी इनपुट इमेज उसके एक-एक लेयर से पास कर रही है और कैसे हमारे पास हमारा आउटपुट मिल रहा है और विज़न ट्रांसफार्मर को आपको कब यूज़ करना चाहिए, सीएनएन को कब यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा विज़न ट्रांसफार्मर का पेपर है जो कि 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था गूगल की तरफ से। एन इमेज इज व्हाट 16 क्रॉस 16 वर्ड्स। तो इस पेपर की आखिर में ज़रूरत पड़ी क्यों और ये पेपर का आखिर में इंट्रोड्यूस हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो जब 2017 में गूगल की तरफ से अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर आया था जहाँ पे ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, तो 2017 से लेके 2020 तक रिसर्चर्स ने ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से यूज़ किया टेक्सचुअल डेटा पे और उनको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिले। तो रिसर्चर्स में क्यूरियोसिटी बढ़ी कि ये आर्किटेक्चर ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर जब टेक्सचुअल डेटा के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या ये इमेज के लिए भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा और हम इस ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को इमेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस पेपर का जन्म होता है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स ने बहुत सारे दूसरे दूसरे आर्किटेक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया, बट ये आर्किटेक्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ और उसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट्स हम आखिरी में देखेंगे। अभी हम चलते हैं कि पाइपलाइन में आखिर में इसकी पाइपलाइन कैसी है, इसका आर्किटेक्चर कैसे है, कैसे हम इमेज को ट्रांसफार्मर में पास कराते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट पे। तो ये हमारी एक इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज का डायमेंशन आप ये हमारा 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3 का है, जहाँ पे हाइट हमारी 224 है, विड्थ हमारी 224 है और 3 ये हमारी एक कलर इमेज है। तो ये जो 3 है ये आरजीबी चैनल्स को डिपिक्ट कर रहा है। हमारी कोई भी कलर जो होता है वो रेड ग्रीन ब्लू से मिलके बनता है। तो हमारी इमेज में 3 चैनल्स हैं, पहले रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है। ठीक है। अब हम हमारा ये जो इनपुट इमेज है विजन ट्रांसफार्मर में इसको पास कैसे कराया गया है? इसको पास कराया गया है पैचेस की फॉर्म में। आप देखोगे कि हमने इस इमेज को पैचेस में डिवाइड कर दिया है और एक पैच का साइज है 16 क्रॉस 16 और उसमें 3 चैनल्स है आरजीबी, तो आरजीबी हो गया 3। तो अगर आप 224 लेट सपोज कि इस इमेज में 224 हाइट है, 224 विड्थ है और हम उसको 16 क्रॉस 16 के पैच में डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 224 को 16 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 14। तो आपके पास 14 रोज हैं, 14 कॉलम्स हैं, 14 इंटू 14 196 आ जाएगा। तो आपके पास 196 पैचेस आ गए। पहली रो में 14 पैचेस, दूसरी रो में 14 पैचेस और ऐसे आपके पास 14 रोज हैं। तो आपने इस इमेज को पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं जाऊं इसके नाम पे, तो एन इमेज इज वर्थ 16 क्रॉस 16 वर्ड्स। तो पेपर का नाम भी इसी पैचेस पे जो डिवाइड किया है हमने उसी पे पड़ा है। तो ये पैच साइज हो गया, एक पैच का साइज हो गया 16 क्रॉस 16 और 3 चैनल्स हो गए तो आरजीबी। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ये जो एक पैच को ये अभी 3 चैनल्स में है, इसकी एक हाइट है, इसकी एक विड्थ है, 16 हाइट हो गई, 16 विड्थ हो गई और उसके बाद इसके 3 चैनल्स हो गए। तो इसको क्या किया है इन्होंने, ये जो हाइट और विड्थ और चैनल्स हैं इसको फ्लैटन कर दिया, इसको लीनियर कर दिया। बेसिकली जो आरजीबी में तीनों में बटे थे इसको एक लीनियर लेयर में ले आए, इसको रीशेप कर दिया। तो अब जो हमारे वेक्टर का साइज, जो हमारा एक पैच का साइज था 16 क्रॉस 16 इंटू 3, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 16 256 इंटू 3 आ जाएगा 768। तो हमारे पास ये हमारा पैच वन जो यहाँ पे था उस पैच वन का साइज आ गया, अब उस वेक्टर का साइज आ गया 1 क्रॉस 768। ऐसे ही दूसरे पैच का साइज आ गया 1 क्रॉस 768, तीसरे का 1768 क्या बोल दिया मैंने, एक वेक्टर का साइज हो गया 768, दूसरे पैच का साइज हो गया 768 और ऐसे हमारे पास कितने पैचेस है, हमारे पास 196 पैचेस है। कैसे आए, 224 को जब 16 से डिवाइड करोगे 14 आएगा, 14 क्रॉस 14 196। तो हमारे पास 196 पैचेस आ गए और एक पैच का साइज है 768। अब आते हैं, अब क्या किया इन्होंने, अब एक CLS टोकन को ऐड किया। CLS टोकन क्यों ऐड किया ये आपको लास्ट में पता चलेगा। CLS टोकन एक लर्नेबल पैरामीटर है जिसका साइज है 1 क्रॉस 768 और ये सारे वेट्स हैं। जब ट्रेनिंग होगी तो इसके वेट्स भी लर्न कर लेंगे और उसकी कुछ वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास 196 पैचेस थे, एक हमारे पास CLS टोकन हो गया। तो अब हमारे पास हमारे इनपुट एम्बेडिंग का साइज हो गया 197 क्रॉस 768। उसके बाद अब क्या है कि हम पोजीशन एम्बेडिंग्स को ऐड करते हैं। अभी हमारे पास हमारे जो पैचेस हैं उनको आइडिया नहीं है कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी पोजीशन
वो सेंटर में है या फिर मिड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, उनको कोई आइडिया नहीं कि उनकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम पोजीशन एम्बेडिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस इनपुट एम्बेडिंग्स में ऐड कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को एडिशन करोगे और ये जो पोजीशन एम्बेडिंग्स हैं, ये भी वेट्स हैं, ये भी लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, ट्रेनिंग के दौरान पे ये लर्न होंगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो साइज़ आपका सेम रहेगा। अब आ जाते हैं 197 क्रॉस 768, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब क्या हो गया, अब जो आपकी इमेज थी, जो एक हाइट में, विड्थ में और चैनल्स में डिवाइड थी, अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे वर्ड्स आप ये वर्ड्स की जैसे हम टेक्सचुअल डेटा को इनपुट टेक्सचुअल डेटा को हम एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही सिमिलरली हमने अपनी इमेज को पैचेस में डिवाइड करके वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इसको ट्रांसफार्मर लेयर में पास करा सकते हैं। तो जो वीआईटी विजन ट्रांसफार्मर का जो बेस आर्किटेक्चर है, विजन ट्रांसफार्मर के 3 आर्किटेक्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। बेस वाले में 12 लेयर्स थी। तो लेयर्स का मतलब जैसे हमने हमने ये जो 197 क्रॉस 768 को एक ट्रांसफार्मर से पास कराया, उसके बाद जो उसका आउटपुट आया दूसरे ट्रांसफार्मर से पास कराया, ऐसे हमने सीक्वेंसली 12 ट्रांसफार्मर को एक साथ स्टैक कर दिया। उसके बाद यहाँ से 197 क्रॉस 768 का इनपुट गया और 12 ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास आउटपुट आया 197 क्रॉस 768। अभी हम इस ट्रांसफार्मर एनकोडर में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी देखेंगे, जैसे कि लेयर नॉर्मलाइजेशन हो गया, मल्टी हेड अटेंशन हो गया, उसके बाद ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हो गया, उसके बाद लीनियर लेयर हो गया। तो चलिए उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये जो 197 क्रॉस 768 है, जब आप इसको नॉर्मलाइजेशन से पास करेंगे तो ये नॉर्मलाइजेशन लेयर है, लेयर नॉर्मलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि ये बैच नॉर्मलाइजेशन से थोड़ा सा डिफरेंस है। लेयर नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि अब ये आपका 1 क्रॉस 768 का वेक्टर है, तो ये आपका इस वेक्टर पे काम करेगा। तो ये जो 1 क्रॉस 768 का आप मीन निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे और आप उसको नॉर्मलाइज कर दोगे। नॉर्मलाइज का मतलब कि आपका जो भी मीन, जो आप उस वेक्टर को जीरो सेंट्रिक कर दोगे। तो अब ऐसे ही आपके पास ये एक पैच के लिए कुछ मीन वेरिएंस आएगा, सेकंड पैच के लिए कुछ मीन वेरिएंस आएगा, ऐसे ही आपके पास 197 मीन और वेरिएंस आ जाएंगे और आप इन सभी वेक्टर्स को, इन सभी पैचेस को नॉर्मलाइज कर दोगे। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन आ गया। अब हम इसको पास कराएंगे अटेंशन लेयर से। तो अटेंशन लेयर के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अटेंशन लेयर का पूरा डायग्राम है कि कैसे क्वेरी से पास हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशंस लग रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन से पहले मैं आपको अटेंशन लेयर्स का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, है ना। मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाऊंगा। आई होप कि उसमें क्लियर हो जाना चाहिए, आपको इंट्यूशन एक बेटर हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेशन कैसे कैसे लग रहे हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है कि लेट सपोज कि जो 197 आपके पास जो पैचेस हैं, आप उसको कंसीडर करिए कि ये 197 स्टूडेंट्स हैं और आपकी क्लास में 197 स्टूडेंट हैं। और बात करते हैं जब आप छोटे थे, जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, तो आप अपने घर पे थे। तो ये जो लेट सपोज कि जो पैच 1 है, जो स्टूडेंट 1 है, उसको बस अपनी फैमिली का आइडिया है। उसके मतलब कि उसको बाहर दुनिया का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली का आइडिया है कि उसके फैमिली में क्या चीज़ें चलती हैं, जैसा उसका घर है, तो उसका उसको आइडिया है। लेकिन जब आपके पास जब अटेंशन से आप पास करा देते हैं, जैसे ही वो आपको स्कूल में जाता है, तो स्कूल में वो दूसरे-दूसरे बच्चों को देखता है। तो ये जो आउटपुट है, जब वो स्कूल में चला गया है, लेट्स सपोज़ अब उसको 1 साल हो गया है, अब उसको आइडिया है, अब उसका जो बिहेवियर था, 1 साल पहले डिफरेंट था, अभी उसको एक बेटर जनरलाइज़ आइडिया है कि उसके दोस्तों से वो कुछ सीखता है। उसके बाद फिर क्लास में वो जो 196 बच्चे हैं, उनसे कुछ ना कुछ वो सीखता है, तो उसका जो कैरेक्टर है थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा ये जो आउटपुट है अटेंशन का, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर एम्बेडिंग पैच है कि इस पैच को दूसरे भी पैचेस का थोड़ा बहुत आइडिया है और थोड़ा बहुत उसका इफ़ेक्ट है। जो आपका स्टूडेंट 1 है, उसके ऊपर दूसरे स्टूडेंट्स का भी इफ़ेक्ट है, जो उसके दोस्त हैं उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट है, जो और लोग हैं उनका थोड़ा कम इफ़ेक्ट है। तो पहला एग्ज़ाम्पल ये हो गया, आई होप आपको समझ आ गया। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लेट्स सपोज़ कि ये जो आपका पैच, ये वाला जो पैच है, जहाँ पे कैट के ईयर हैं, तो इस पैच का इफ़ेक्ट, इस पैच के जो दोस्त होंगे, इस पैच का, ये कैट का जितने भी पैच में पोर्शन आ रहा है, उसके वो सारे दोस्त होंगे। तो इस पैच को ये वाले कैट वाले पैचेस ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे रेदर देन ये जो बैकग्राउंड है,
ठीक है? बैकग्राउंड के पैचेज़ उतना इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये इनसे ज़्यादा मिलके बना होगा। अब बैकग्राउंड की बात करेंगे, लेट्स सपोज़ कि थर्ड वाले पैच की हम बात करें, तो थर्ड वाले पैच का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो इनसे ज़्यादा मिलके बना होगा। जो भी बैकग्राउंड है ग्रास वाले पैचेज़ का दोस्ती ग्रास वाले से ज़्यादा होगी क्योंकि वो सिमिलर हैं। और ग्रास वाले से दोस्ती होगी, कैट का भी इफ़ेक्ट होगा लेकिन उतना नहीं होगा। लेट्स सपोज़ कि ग्रास वाले पैचेज़ का उसके 0.2 इफ़ेक्ट है, तो इस कैट के पैचेज़ का इफ़ेक्ट 0.001 है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा इन 2 एग्ज़ाम्पल से। अब आ जाते हैं हम कि क्या-क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है? बेसिकली अटेंशन का ये फ़ॉर्मूला है सॉफ्टमैक्स क्यू के ट्रांसपोज़ अंडर रूट डी के। वैल्यू देख के थोड़ा-सा डर लग रहा होगा, लेकिन अभी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है? तो ये जो आपके पास ये जो इनपुट एम्बेडिंग्स है, आप क्या करते हो, ये जो सॉफ्टमैक्स क्यू के ट्रांसपोज़ अंडर रूट डी के आपको दिख रहा है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये सिमिलैरिटी स्कोर निकाल रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप पहले अटेंशन की बात करो, पहले अटेंशन कैसे करते थे कि आप ये जो इनपुट एम्बेडिंग्स है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे ये मान लो इसको आई ले लोगे तो आई इंटू आई ट्रांसपोज करा देते थे, तो एक सिमिलैरिटी स्कोर पता लगता था कि पैच वन किससे ज़्यादा सिमिलर है, पैच वन से कितना सिमिलर है, पैच टू से कितना सिमिलर है, पैच थ्री से कितना सिमिलर है। तो ये एक सिमिलैरिटी बता रहा है। तो हमने उसी सेम का यूज़ ना करके हमने इस इनपुट एम्बेडिंग्स को 3 वेक्टर से पास करा दिया, तो हमारे पास अब 3 अलग-अलग चीज़ें आ गई। इसको हम क्वेरी बोलते हैं, इसको हम क्वेरी मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम की मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम वैल्यू मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो डब्ल्यू के डब्ल्यू वी मैट्रिक्स है, इनका साइज़ है 768 क्रॉस 768, जो कि ये भी लर्नेबल पैरामीटर्स हैं। ठीक है? तो आपका ये जो सॉफ्टमैक्स है क्यू के ट्रांसपोज़ अंडर रूट डी के एम्बेडिंग डायमेंशंस है। एम्बेडिंग डायमेंशन इस केस में आपकी 768 है कि आपकी एक वेक्टर की क्या डायमेंशन है, 768 है। तो ये जो सॉफ्टमैक्स क्यू के ट्रांसपोज़ अंडर रूट डी के है, ये आपका बेसिकली सिमिलैरिटी स्कोर बता रहा है कि आपका पैच 1 से कितना सिमिलर है, 1 सिमिलर होगा। पैच 1 पैच 2 से कितना सिमिलर है, पैच 2 पैच 3 से सिमिलर कितना सिमिलर। बेसिकली ये आपके दोस्त बता रहा है कि आपके दोस्त कौन है ना? जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो आपका ये इस वाले पैच के दोस्त ये है, इस वाले पैच के दोस्त कैट, जहाँ-जहाँ पे कैट आ रही है, सारे उसके दोस्त हैं। और इस पैच का बैकग्राउंड दोस्त कम दोस्ती होगी, 0.01, है ना? और इससे कितनी दोस्ती होगी, 0.2, 0.3 ऐसे करके। ठीक है? तो ये जो आपका आ गया यहाँ पे सॉफ्टमैक्स क्यू के ट्रांसपोज़ अंडर रूट डी के, इसमें सिमिलैरिटी स्कोर्स हमारे आ गए हैं। पैच 1 के लिए कितने, पैच 1 पैच 1 जो हमारा बनने वाला है, ये जो हमारा पैच 1 बनने वाला है और ये जो हमारा वैल्यू मैट्रिक्स है, तो जब आप रो 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो हमारे पास पैच 1 की कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमारे पास लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे 0.1 है, 0.1 है, तो आप 0.1 से इससे मल्टीप्लाई कराओगे, 0.2 से इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो रो 1 डिसाइड करेगी, रो 1 बता रही है कि पैच 1 कितना सिमिलर है पैच 1 से, पैच 2 कितना सिमिलर है, पैच 3 कितना सिमिलर है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी 0.1, 0.2, 0.3, तो पैच 1 1 सिमिलर है, 0.1 सिमिलर है, और यहाँ पे हमने सॉफ्टमैक्स कर रखा है, तो इन सभी का जो सम है वो 1 होगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेंशन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट करता है, लेकिन आई आई डू थिंक कि अटेंशन के लिए एक सेपरेट वीडियो है, लेकिन आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो स्टूडेंट था उसको बस अपनी नॉलेज थी, यहाँ पे उसको थोड़ा और जनरलाइज्ड व्यू है, वो दूसरे पैचेस के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग रखता है ना? और वो कैसे उनसे रिलेट करता है उसको इसका आइडिया है, ठीक है? तो अब चलते हैं दूसरे पे, लेयर नॉर्मलाइजेशन हो गई, हमने अटेंशन से पास करा लिया। उसके बाद अब हम आते हैं, यहाँ से अटेंशन हेड का आउटपुट आएगा, सेम ही आउटपुट आएगा 197 क्रॉस 768, और यहाँ से जो ये रेजिडुअल कनेक्शन है, रेजिडुअल कनेक्शन क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि जब भी आप डीप नेटवर्क्स बनाते हो, तो अगर आप डीप नेटवर्क्स में ये रेजिडुअल कनेक्शन नहीं दोगे, तो आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है। जो पहले एलेक्सनेट थे और जो उससे पहले जो आर्किटेक्चर थे, रेजोनेट से पहले जो आर्किटेक्चर थे, उनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती थी कि जैसे ही आप अपने न्यूरल नेटवर्क्स को डीप करते हैं, तो आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती थी, आपके ग्रेडियंट जो है 0 हो जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, जब आप रेजिडुअल कनेक्शन दे देते हैं, तो मे बी यहाँ के ग्रेडियंट 0 हो गए, लेकिन आपके ग्रेडियंट आपकी जो
ट्रेनिंग के ग्रेडियंट्स हैं वो यहाँ से फ्लो होके आ सकते हैं, तो वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने लेयर नॉर्मलाइजेशन समझ लिया, हेड अटेंशन समझ लिया, और उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद हमने समझा कि रेजिडुअल कनेक्शंस क्यों यूज़ किए हैं। उसके बाद फिर रेजिडुअल कनेक्शन से नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, हमारा एक चीज़ बताएं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में हम कुछ नहीं करते हैं, आप ध्यान देना। एम्बेडिंग पैच में 197 क्रॉस 768 इनपुट गया, आउटपुट भी सेम आया। मल्टी हेड अटेंशन में भी सेम आउटपुट आया। अब मल्टी हेड अटेंशन का 197 क्रॉस 768 आउटपुट है, रेजिडुअल कनेक्शन का भी 197 क्रॉस 768 आउटपुट है। दोनों को हमने ऐड कर दिया तब भी हमारा सेम आउटपुट है 197 क्रॉस 768। हमने फिर से लेयर नॉर्मलाइजेशन से पास किया, फिर से सेम आउटपुट 197 क्रॉस 768। सेम आउटपुट नहीं है, सेम सेम है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन पे। तो नीचे चलते हैं, ये हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। तो अभी आप देखोगे कि 197 क्रॉस 768 है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या करता है, जो आपका एम्बेडिंग वेक्टर है ना, एक पैच का जो एम्बेडिंग वेक्टर है अभी 768 है, हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 3072 पे, और फिर से वापस कर देते हैं 768 पे। तो एमएलपी में ये हो रहा है कि हम एक बार उसके वेक्टर्स को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, एक वेक्टर का साइज 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, और फिर से उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वो सीख जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे से क्या रिलेशन है एंड ऑल दोज थिंग्स वो सीख जाता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको इस ट्रांसफार्मर एनकोडर का बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा। अब हम आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर एनकोडर से पास हुआ, और ये भी चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आप इनपुट दे रहे हो एक ट्रांसफार्मर एनकोडर को 197 क्रॉस 768 का, तो आउटपुट भी आपका 197 क्रॉस 768 आ रहा है। तो यहाँ से अब आपने 12 लेयर से पास करा दिया और आपके पास आउटपुट आ गया 197 क्रॉस 768। अब इन 12 लेयर से पास होने के बाद ना, इसको बहुत अच्छा आइडिया है कि इसका बिहेवियर कैसे है, दूसरे पैचेस से इसका बिहेवियर कैसे है, और बीच में जो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसको बहुत अच्छा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया है अपना। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि अब हमारे पास 196 तो पैचेस थे और एक हम CLS टोकन थे। अब मैं बताता हूँ कि आपको CLS टोकन का हम क्यों यूज कर रहे थे। विजन ट्रांसफार्मर में उन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करी है। तो अभी आप देखोगे कि पैच 1 को अपने रिस्पेक्ट में आइडिया है कि ये दूसरों से कैसे रिलेट करता है, इसके दोस्त कैसे हैं। पैच 2 को आइडिया है कि वो दूसरे पैच 2 के रिस्पेक्ट में बाकी कैसे हैं, लेकिन हमने CLS टोकन इसलिए ऐड किया कि CLS टोकन को बाकी सारे पैचेस कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसका आइडिया है। CLS टोकन को एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है कि बाकी सारे पैचेस कैसे हैं, बाकी सारे पैचेस का क्या आइडिया है। तो हम क्लासिफिकेशन के लिए इन वेक्टर्स को ना यूज करके हम एक ग्लोबल वेक्टर एम्बेडिंग CLS टोकन को यूज करते हैं क्लासिफिकेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम इन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये जो CLS टोकन है हमारा जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको यूज करते हैं, जो कि 1 क्रॉस 768 की है। एक लीनियर लेयर लगाते हैं, लेट सपोज कि हम इमेजनेट डेटा पे ट्रेन कर रहे थे जिसमें 1000 क्लासेस थी, तो हमने एक 768 क्रॉस में एक लीनियर लेयर लगाई जो कि 1000 थी, और हमारे पास 1000 आउटपुट आ गया। तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास यहाँ पे 1000 लॉजिट्स आ गए, इसको सॉफ्टमैक्स से पास करा देंगे, तो हमारे पास 1000 क्लासेस के लिए प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, और उसके बाद क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज करके हमने ट्रेन करा देंगे, तो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। अब एक और बार इसमें हम गो थ्रू करते हैं कि हमारे पास पैरामीटर कौन कौन से हैं। ठीक है, आप देखोगे तो ये जो इनपुट इमेज से पैच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कोई भी पैरामीटर्स इंक्लूड नहीं है। यहाँ से फ्लैटन करने में भी कोई पैरामीटर्स यूज नहीं है। ये जो CLS टोकन है ये एक पैरामीटर है, 1 क्रॉस 768 का पैरामीटर्स है। उसके बाद ये जो लर्नेबल पोजिशन एम्बेडिंग्स है, ये भी पूरी लर्नेबल है, तो इसमें सारे वेट्स हैं, ये भी लर्नेबल है। जो 2017 का ट्रांसफार्मर पेपर आया था उसमें उन्होंने एब्सोल्यूट पोजिशनल एम्बेडिंग का यूज किया था। बेसिकली उन्होंने पैरामीटर्स ना यूज करके, लर्निंग पैरामीटर्स ना यूज करके, उन्होंने एक फॉर्मूले से ये सारी पोजीशंस निकाल ली थी। तो हमारे पास ये पैरामीटर है लर्नेबल, ये वेट्स हैं हमारे। और उसके बाद अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे लेयर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मेरे ख्याल से वो जो मीन और वेरिएंस हैं वो पैरामीटर्स हैं। मल्टी हेड अटेंशन के अंदर आप देखोगे तो ये WQ, WK, WV, ये 3 क्रॉस 768 क्रॉस 768 ये पैरामीटर्स हैं। बाकी ये सब अगर आप देखोगे तो QK इन सब का यूज हो रहा है, ये सब ऑपरेशंस हैं, इनमें और कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये तीनों पैरामीटर्स हैं। मल्टी हेड अटेंशन की बात करेंगे आप, उसके बाद आप आ जाओगे, एडिशन कर दिया, फिर यहाँ पे लेयर नॉर्म के पैरामीटर्स हैं।
मीन और वेरिएंस 197 मीन और वेरिएंस, उसके बाद मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पे करोगे तो आपके पास ये सारे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे एक वेट मैट्रिक्स यूज़ हो रही होगी 768 क्रॉस 3072 की, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स यूज़ हो रही होगी 3072 क्रॉस 768 की, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमने CLS टोकन लिया तो यहाँ पे एक पैरामीटर्स होगा 1 क्रॉस 768 क्रॉस 1000 का। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा लर्नेबल पैरामीटर्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन टास्क को कैसे हम क्लासिफिकेशन टास्क को कैसे सॉल्व करते हैं। पेपर में मेरे ख्याल से डिटेक्शन और सेगमेंटेशन भी किया है, तो डिटेक्शन और सेगमेंटेशन हम यहाँ पे CLS टोकन यूज़ करने की बजाय यहाँ पे डिटेक्शन हेड यूज़ कर लेते हैं, सेगमेंटेशन हेड यूज़ कर लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स क्या थे, थोड़े बहुत रिजल्ट्स पे बात कर लेते हैं और इस पे बात कर लेते हैं कि कब आपको CNN यूज़ करना चाहिए, कब आपको विजन ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हैं। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो हमारा ये जो BIT मॉडल है ये हमारा CNN बेस्ड मॉडल है, रेजनेट मॉडल है, और बाकी जितने आप ये पॉइंट्स देख रहे हो ये सारे विजन ट्रांसफार्मर के टाइप हैं। तो ये जो इमेजनेट 1 के इमेजनेट, ये तीन डेटा सेट है हमारे इमेजनेट 21 के, JFT 300 मिलियन, ठीक है। तो इमेजनेट में 1.3 मिलियन इमेजेस है, हाँ इमेजनेट में 1.3 मिलियन इमेजेस हैं और 1000 क्लासेस हैं। तो आप देखोगे जब हमारे पास 1.3 मिलियन इमेजेस है, 13 लाख इमेज है, तो हमारा ये जो CNN बेस्ड है, CNN बेस्ड जो आर्किटेक्चर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब आप 21K पे आते हो, इमेजनेट 21K में अराउंड 13 मिलियन इमेजेस है, अराउंड 1 करोड़ 30 लाख इमेजेस, और आप देखोगे अभी कंपेरेबल है, ठीक है। BIT भी यहाँ पे है और मैं कहूँगा थोड़ा सा आउट परफॉर्म ही कर रहा है, और हमारा जो VIT L16 है वो यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही आप इमेजेस को और बढ़ा देते हो, JFT 300 मिलियन पे जब आप ट्रेन करते हो, 300 मिलियन अब कन्वर्ट करने में मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 करोड़ 300 शायद 30 करोड़ इमेजेस पे जब आप ट्रेन करते हो तो ये जो आपका VIT H14 है ये आउट परफॉर्म कर जाता है आपके रेजनेट को। तो आउटपुट आप ऐसा समझ सकते हो, जब भी आपके पास लिमिटेड डेटा सेट है, आपके पास मेरे ख्याल से 1000 इमेजेस हैं, 2000 इमेजेस हैं, 10,000 इमेजेस हैं, तो आपको CNN बेस्ड आर्किटेक्चर पे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विजन ट्रांसफार्मर है ये एक डेटा हंग्री आर्किटेक्चर है। इसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए ट्रेन करने के लिए, है ना। अगर आप फाइन ट्यून भी कर रहे हैं इसको, लेट सपोज आपने ऑलरेडी प्री ट्रेंड विजन ट्रांसफार्मर उठा लिया है, लेकिन आप फाइन ट्यून भी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप लेट सपोज आपके पास 1 लाख इमेजेस हैं, 5 लाख इमेजेस हैं, तब आप फाइन ट्यूनिंग के टाइम पे आप इसको विजन ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या नाम है CNN पे जाएं। और एक और बात, अगर आप स्क्रैच से ट्रेन करना चाह रहे हैं तो जब तक आपके पास अराउंड 1 करोड़ से ज़्यादा इमेज ना है तब तक आप सोचे भी ना कि आप विजन ट्रांसफार्मर को यूज़ करें। अगर आप विजन ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं तो प्री ट्रेन्ड वेट्स उठाएं और उसके बाद उसको फाइन ट्यून करें। आई होप कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा विजन ट्रांसफार्मर का, कि कब CNN यूज़ करना चाहिए, कब विजन ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट करो। उससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और मुझे थोड़ा-सा आइडिया मिलता है कि कैसे मैं अपने कंटेंट को थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर होगी और उसमें हम अटेंशन को और अच्छे से देखेंगे और ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।